बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर्स में आज हम बात करने लगे हैं जी ग्रीनलैंड को लेके। और ग्रीनलैंड जो है वो इस टाइम पे आपको पता है, इस टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा डिबेट में है कि भाई कहीं अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड के ऊपर हमला न कर दे उस पे कब्जा करने के लिए। तो इस हवाले से जो है आज 17 जनवरी जो है, ठीक है, एक बहुत बड़ी जो है वो रैली निकाली गई है ग्रीनलैंड के अंदर। और लोगों ने सपोर्ट जो है वो उसका इजहार किया डेनमार्क के साथ कि भाई हम डेनमार्क के साथ ही रहना चाहते हैं, हम अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते। जबकि हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो है वो बयानात मुसलसल आ रहे हैं कि हमने ग्रीनलैंड को हर कीमत पे एक्वायर करना है। तो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्ट्राइप द ग्रीनलैंड अल्टीमेटम एंड द क्राइसिस ऑफ अटलांटिक सिक्योरिटी, ठीक है, कि हम इस टाइम पे जायजा लेंगे कि भाई ये जो ग्रीनलैंड का जो अल्टीमेटम है, जो ग्रीनलैंड ये कह रहा है कि भाई मुझसे दूर रहो और मुझ पे कब्जा करने की कोशिश ना करना, ये। और दूसरा इस टाइम पे अटलांटिक सिक्योरिटी जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भाई ये जो नेटो बनाई गई थी अटलांटिक सिक्योरिटी के लिए, अटलांटिक ओशन की इस साइड पे, यानी यूरोपियन कंट्रीज और पूरा जो है वो उस साइड पे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो इनकी सिक्योरिटी इस टाइम पे जो है वो हम ये देख रहे हैं कि उसका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। क्योंकि पॉसिबिलिटी यही है कि एक्चुअली में अगर ग्रीनलैंड पे कब्जा किया जाएगा तो शायद ये नेटो जो है वो टूट जाएगा। तो इसको डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे जो है वो डिस्कस किया जा सकता है, आपसे एनालिसिस मांगा जा सकता है कि क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। अब देखिए आपके सामने जो है ये जो मैप है, इसमें यहाँ पे ये जो है हमारे पास ग्रीनलैंड है, ठीक है जी। ये हमारे पास सारे का सारा जो है वो ग्रीनलैंड है बेसिकली। और इस साइड पे ये सारा हमारे पास यूरोप आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डेनमार्क है, तो ये डेनमार्क के कंट्रोल के अंदर है। 1953 से जो है ये जो ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क के कंट्रोल में है, या डेनमार्क का हिस्सा आप इसे कह लें। 1953 से पहले जो है ये डेनमार्क और नॉर्वे जो है उनकी कॉलोनीज थी, समझ गए हैं। सो इसका मतलब वो जो लीगली एक तरीकाकार होता है, जैसे एक मुल्क का कोई सोवरेनिटी हो तो उसकी अपनी टेरिटरी हो, तो ये डेनमार्क की अपनी टेरिटरी नहीं थी 1953 से पहले। तो 1953 में जो है इन्होंने फिर क्या किया जी, डेनमार्क को एक स्टेटस दे दिया कि अपने ही कॉलोनी खत्म कर दी वहां पे, और इसने कहा कि ये हमारा हिस्सा है, समझ गए हैं। अब अगर हम बात करें अमेरिका की, तो ये देखिए यहाँ पे ये है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, ये सारे का सारा अमेरिका है। तो इस साइड पे वॉशिंगटन डीसी है, यहाँ पे साथ में बीच में कनाडा है, और साथ में ही जो है वो आगे ग्रीनलैंड है। अब अमेरिका इसको अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा अहम मानता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रशिया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सारे का सारा रशिया है, ये है मॉस्को, ठीक है। और ये सारा जो है वो ग्रे कलर का ये रशिया है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि भाई अगर ग्रीनलैंड मैंने ना लिया तो ये सारे का सारा रशिया के पास चला जाएगा, और रशिया जो है वो हमारे बॉर्डर के मजीद क्लोज हो जाएगा, और इस पूरे समंदर के ऊपर भी, अटलांटिक ओशन पे भी उसका कंट्रोल होगा, ठीक है। और साथ में जो है वो हमारे लिए भी थ्रेट होगा, इसलिए मैं इसे हासिल करना चाहता हूं, इस थ्रेट में वो ये लेना चाह रहा है, ठीक है। तो अब इसको डिस्कस करते हैं आगे कि भाई इस टाइम पे बेसिकली स्टेटस क्या है और क्या मामला चल रहे हैं। अब देखिए ये आज के दिन का, यानी कि 17 जनवरी जो है उसका, ये उनका डेनमार्क के अंदर जो है एक पूरी प्रोटेस्ट की गई है, और एक सपोर्ट जाहिर की गई है सबसे पहले डेनमार्क के लिए कि भाई हम जो ग्रीनलैंड के लोग हैं हम बेसिकली डेनमार्क के साथ ही रहना चाहते हैं, हम अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते। और अमेरिका को जो है वहां पे उन्होंने काफी सख्त किस्म के अल्फाज यूज किए, और ये अमेरिकन एम्बेसी के सामने हुआ कि भाई आप पीछे हट जाएं हमसे, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर हम थोड़ा सा इसको ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या जो है वो मामला चल रहे हैं इस टाइम पे, और जो वेस्टर्न अलायंस है, क्योंकि वेस्टर्न अलायंस देखिए उसका क्या नाम है जी, हम ये कहते हैं जो वेस्टर्न अलायंस है वो नेटो है बेसिकली, जो डिफेंस अलायंस है, ठीक है। नेटो जो है वो डिफेंस अलायंस है, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हुआ तो उसमें हमने देखा कि वेस्ट का जो पलड़ा भारी हुआ तो उन्होंने एक अपना ऑर्डर स्टैब्लिश किया, और नेटो बना के तो पूरी दुनिया कहा कि भाई अब हम पे कोई अटैक नहीं करेगा। तो आज वही नेटो जो है उसी का ही एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक करने का सोच रहा है। तो इस टाइम पे आप देखें, जब से वेनेजुएला के जो सदर साहब हैं उनको उठाया अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को उन्हें उठाया गया, और उसके बाद से 2026 की जो फॉरेन पॉलिसी थी अमेरिका ने वाजे कर दी कि भाई जो भी हमें चाहिए होगा हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। आज सबसे प्राइम एक ही चीज है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और वो क्या है जी, वो है नेशनल इंटरेस्ट। तो उन्होंने कहा जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए जरूरी होगा हम वो करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा मुल्क नाराज हो रहा है कौन सा खुश है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने 2025 में टैरिफ वॉर की है सारी, तो अब उन्होंने आपने देखा कि रीसेंट जो धमकी दी है एक दिन पहले कि भाई अगर डेनमार्क जो है वो इसे नहीं छोड़ता, ये यूरोपियंस जो हैं वो इसके ऊपर मुझे ग्रीनलैंड नहीं लेने देते, तो मैं उनके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा उन कंट्रीज के ऊपर। तो ये जो बेसिकली आज प्रोटेस्ट हुई थी ये उसके अगेंस्ट भी थी कि भाई तुम किस तरह की धमकियां दे रहे हो हमारे अपने दोस्त होते हुए। ये क्या बात हुई कि भाई ग्रीनलैंड दे दो, कुछ मजाक थोड़ी है, कोई ग्रीनलैंड एक मुल्क है, ऐसे कैसे तुम ले सकते हो, समझ रहे हैं ना। तो उन्हें इस बात का गुस्सा है कि वो कह कैसे रहा है ये बात।
तो इस टाइम पे जो की ड्राइवर्स हैं अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अमेरिका को जो पुश कर रही है वो यही है कि भाई अमेरिका यही कह रहा है या ट्रम्प जो है वो ये कह रहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी वाजे है और वो क्या है कि भाई जो भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होगा या जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो हम करेंगे, चाहे उसमें कुछ भी हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। दूसरा वो ये कह रहे हैं भाई हम चाहते हैं उसका कंट्रोल हमारे पास हो, क्योंकि वहां पे उन्होंने एक सिस्टम फिट किया हुआ है अमेरिका ने ऑलरेडी। ठीक है, नेटो ने जो है कि जिसके थ्रू अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स ग्रीनलैंड के ऊपर से गुजरेंगे तो वो उसको सिग्नल देगा अमेरिका को कि भाई देखो हमारे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो आप हमारी तरफ से आ रहे हैं तो अमेरिका रेडी होगा। ठीक है, तो वो ऑलरेडी वहां पे एक बेस उसने बनाई हुई है। तो दूसरा ये है कि भाई बेस तो मेरी पहले से मौजूद है। और तीसरा ये है कि इस टाइम पे जो डेनमार्क है, आपको पता है डेनमार्क जैसे अभी अमेरिका की तरफ से कहा गया कि भाई डेनमार्क तो हमारा दिफा नहीं कर सकता या वो ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकता, तो हमारा मुकाबला तो उससे वैसे भी नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा कोई पावरफुल हाथों में तो है नहीं कि हम जो है उसे लेने से रुकेंगे। तो इसका मतलब अमेरिका जो है वो एक्चुअली में इसके लिए सीरियस है। एक साइड से आप देखें, हमने लास्ट वीक बात की थी कि भाई ईरान के साथ जो उसके मामला चल रहे हैं, लेकिन ईरान के लिए वो फिलहाल रुका हुआ है क्योंकि नेतन्याहू अलाउ नहीं कर रहा ट्रंप को कि भाई वो अटैक करे, क्योंकि नेतन्याहू को पता है कि भाई उधर से अटैक हुआ, यहां से इसने मेरे पे अटैक कर देना है। तो फिलहाल वो इसके लिए रेडी नहीं है कि भाई मुझ पे अटैक करे, क्योंकि ईरान के पास काफी ज्यादा कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। इसलिए इसराइल को इस टाइम पे थ्रेट है कि भाई फिलहाल हालात खराब ही करते हैं, अभी आप अटैक न करें। ठीक है, तो इसलिए ईरान का फिलहाल मामला रुका हुआ है, देखते हैं अब वो करते हैं नहीं करते क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो अच्छे खासे मामला जो है वो गर्म हो रहे हैं ग्रीनलैंड के को लेके। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये सारे का सारा मामला किसके बाद बहुत ज्यादा तेज हुआ, आपने देखा 2025 में जिस टाइम पे ट्रंप साहब जो है वो री इलेक्ट होके आए तो उन्होंने सबसे पहले जो उनकी फर्स्ट स्पीच थी उसी के अंदर ही उन्होंने ग्रीनलैंड को टारगेट किया। उन्होंने कहा भाई ग्रीनलैंड हमारी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और हम जो है वो उसको लेंगे। और उसके बाद से मुसलसल एक साल वो कोशिश करते रहे कि भाई किसी तरह से जो है वो मजीद लोगों को बताया जाए, क्योंकि पहले जाहिर बात है माइंड बनाना पड़ता है ना, अचानक से ये कहें ग्रीनलैंड मेरा है भाई, ऐसे कैसे होगा, कह तो सकता है भाई बादशाह बंदा है, समझ रहे हैं ना। लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जहन साजी से कहते हैं ना वो की कि भाई ग्रीनलैंड मेरा है, मेरी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो अमेरिकन को बार बार ये बता रहे हैं कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अमेरिकन के एंड पे इन्हें कोई इश्यू ना हो कि भाई आप क्यों से एक्वायर करना चाह रहे हैं। तो इन्हें बता रहे हैं भाई हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब से इन्होंने जो है वो अब्डक्शन की है मदरो की, जो वेनेजुएला के सदर है, तो उसके बाद से इनकी जो है इन्होंने देखा कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हुआ, ना रशिया बोला, ना चाइना बोला, ना दुनिया बोली, ना यूरोप बोला। उसने कहा ठीक है भाई ऐसा है तो ऐसा सही, समझ रहे हैं ना। यानी जब कोई बोला ही नहीं तो उन्होंने रिस्पॉन्स देख लिया कि भाई ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बस जुबानी कलामी वो जो होता है वही होगा। तो इसलिए इन्होंने जो है थ्रेट्स देना स्टार्ट कर दिए कि हम जो है वो इसके ऊपर हमला करेंगे और हम इसे अगर आप ऐसे नहीं देते तो हम जबरदस्ती से लेंगे। अब जो यूएस के ऑफिशियल हैं, अब देखिए, अब अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो इस टाइम पे मामलात पहले छुपे हुए थे, लेकिन अब जो है वो एक बाहर सामने आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो थ्रेट बनते जा रहे हैं। तो ग्रीनलैंड यानी यूनाइटेड स्टेट्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं भाई कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो गवर्नमेंट ये डिसाइड कर चुकी है कि ग्रीनलैंड हमने लेना है। ठीक है, यानी वो डिसाइड कर चुके हैं, वो पूछ नहीं रहे, बता नहीं रहे, वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि भाई हमने लेना है, दैट्स इट। ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं कि भाई ग्रीनलैंड जो है वो एब्सोल्युटली हम लेंगे। एब्सोल्युटली का मतलब क्या है कि इसमें कोई इबाम नहीं होना चाहिए, दो राय नहीं होनी चाहिए, हम आज लें, महीने बाद लें, साल बाद लें, लेकिन ग्रीनलैंड हमने लेना है। सो इसका मतलब ये जो है वो ट्रंप के होते हुए ये सारे के सारे मामलात होंगे। और देखिए जितना ट्रंप इस तरह के मामलात, आप चाहे ईरान के साथ देखें जो मामलात हो रहे हैं या ग्रीनलैंड को डिस्कस किया जा रहा है, तो वो जो एक्चुअल इशू था वहां पे एप्स्टीन फाइल्स का, कि जिसमें एक भयानक चेहरा ट्रंप का सामने आया था कि यार ये किस तरह का शख्स सदर बना बैठा है। ठीक है, तो वो सारी तवज्जो वहां से हट गई, वो डॉक्यूमेंट लीक से हट गई, सब यही डिस्कस कर रहे हैं ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड ग्रीन। तो किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मोल्ड कर दिया, और वो जो अपने पे ब्लेम्स आ रहे थे उसको बिल्कुल टर्न ही कर दिया कि भाई उसको भूल ही जाए दुनिया कि मैंने क्या किया। इसके अलावा यूएस जो है वो क्या कह रहा है जी, मार्को रूबियो साहब कह रहे हैं भाई जो यूनाइटेड स्टेट्स है, जब उसने ये तय कर लिया, या सदर ने अमेरिका के ये तय कर लिया कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर अगला कोई फैसला नहीं, फिर हमने वो लेना ही लेना है। तो वो तो तय कर चुके हैं। सो इसका मतलब अमेरिका जो है वो अपने थॉट्स में क्लियर है कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स क्या हैं, क्या चीजें अमेरिका को पुश कर रही हैं कि भाई तुम जो है वो लो। तो क्या कह रहे हैं भाई, डिफेंस के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए और रिसोर्सेज के लिए, ये तीन बड़े रीजंस हैं ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के। सबसे पहला क्या है कि हम अपने डिफेंस के लिए से लेना चाह रहे हैं, ताकि जो है वो हमारा डिफेंस जो है वो स्ट्रांग हो जाए नॉर्थ पोल के ऊपर। ठीक है, और ये पूरा आर्टिक सर्कल जो है, अब देखिए ये ग्रीनलैंड है सारे का सारा,
ये सारा आर्टिक सर्कल है। तो इस आर्टिक सर्कल में जो है वो इसकी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी अगर यहाँ पे वो आके बैठता है, और यहाँ से बिल्कुल सामने जो है वो रशिया को आराम से जो है वो टैकल किया जा सकता है, क्योंकि रशिया बहाना हो सकता है, लेकिन जो भी है कि हम भाई यहाँ डिफेंस के लिए आ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई अमेरिका अपने मुल्क में नहीं लड़ना चाहता, वो बाहर जाके लड़ता है हमेशा। तो डिफेंस जो है वो नॉर्थ पोल कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी होगी, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हम पहले से सिस्टम वहां मौजूद है। दूसरा क्या है जी कि आर्टिक ओपनिंग के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, ये पूरे का पूरा जो समंदर है यहाँ पे ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द में, इस समंदर से बहुत बड़ी ट्रेड होती है। तो भाई अगर ये रशिया के कंट्रोल में चला गया, हालांकि कोई थ्रेट नहीं है याद रखिएगा, लेकिन क्योंकि अब ये हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ पे अनार्की है, हम यही कहते हैं, और हम किसी पे बिलीव नहीं कर सकते कौन कब क्या करे, फर्स्ट मूव किसकी हो किसी को कोई आइडिया नहीं है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए ये कह रहा है भाई हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो है वो पनामा ऑफ नॉर्थ हो और ये खुला रहे और यहाँ से ट्रेड होती रहे। और तीसरा क्या है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन की रेस है। अब इस टाइम पे आपको पता है कि भाई अमेरिका जो है या खास करके ट्रंप साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा भूखे किए हुए हैं रिसोर्सेज के, और खास करके रेयर अर्थ मिनरल्स के। जैसे उन्होंने यूक्रेन के साथ डील की, जैसे पाकिस्तान के साथ बड़ी मोहब्बत बांटी जा रही है। आपने देखा कि भाई अभी हमारा जो है आज के दिन की बात है कि अमेरिका जो है उसकी जो डिफेंस है उसके टाइज हमारे साथ स्ट्रांग हुए हैं, उनकी फौजियों ने हमारे साथ जो है मुश्तरका मशकें यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो की हैं। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि भाई वो किस तरह से अपने मफादात के लिए कहाँ तक जा सकते हैं और आगे क्या ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मामला चल रहे हैं। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। और रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो ये जो एरियाज हैं ग्रीनलैंड के सारे यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं, जो आने वाले वक्त में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। समझ रहे हैं ना, आने वाले वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मिनरल्स ही हैं अगर आपने टेक्नोलॉजी में जो है वो ऑन द टॉप रहना है, और टॉप के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़े रीजन हैं ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के। अब अगर हम इंटरनल जो है वो डिस्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, तो इस टाइम पे देखिए हम देख रहे हैं कि क्या मामला चल रहे हैं। अब यूएस यहां तक ऑफर कर रहा है, ठीक है, यूएस ये कह रहा है कि अगर ग्रीनलैंड मेरे साथ आ जाता है तो उसकी टोटल आबादी जो है वो तकरीबन 57,000 या 60,000 के करीब है, यानी बहुत ज्यादा आबादी है ही नहीं। वो उस तरह से कोई जैसे बाकी ममालिक हैं दुनिया के अंदर वैसा मुल्क नहीं है। ऊपर से एक तो अपना कंट्रोल भी नहीं, डेनमार्क का कंट्रोल है। तो ये चीजें ज्यादा आसान कर देती हैं अमेरिका के लिए डिसीजन लेना कि भाई 57-60,000 लोग हैं, इनकी मैं किस लिए सुनूं खामखा में, मुझे तो अपना डिफेंस देखना है, यानी अपना पैसा देखना है ना, अपना फायदा, रेयर अर्थ मिनरल्स हासिल करके अपना फायदा देखना है। मैं 57,000 लोगों को देखूंगा या डेनमार्क के छोटे से मुल्क को देखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, एक तो उसकी आबादी कम है, दूसरा उसका जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो डेनमार्क के पास है, अपने पास भी नहीं है। ये आसान बना देती हैं ट्रंप को कि भाई वो इस पे अटैक करे। तो ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि भाई $10,000 से लेके $1,00,000 तक मैं एक शहरी को देने को तैयार हूं, एक एक शहरी को, अगर आप हमारे साथ आते हैं, यानी पैसों की लालच, आप हमारे साथ आए, हमारे शहरी बन के रहें, इंटरनेशनल ग्लोबल शहरी बन के रहें, आपका रोब और दबदबा भी होगा। समझ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, वो इनकार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टग ऑफ वॉर है बेसिकली, एक एक साइड पे खींच रहा है, यानी यूरोप अपनी साइड पे और अमेरिका अपनी साइड पे। जबकि अगर हम एक सर्वे की बात करते हैं, जो पोल जो है उसमें कंडक्ट किए गए हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है 85% जो ग्रीनलैंड के लोग हैं वो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि हमने अमेरिका की साइड पे नहीं जाना। ठीक है, सिर्फ 6% लोग जो है फेवर में हैं, क्योंकि ये भी अनफॉर्चुनेट है कि ये 6% लोग क्यों हैं, होने तो नहीं चाहिए। तो 6% लोग फेवर में हैं, इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता फंडिंग करके कुछ भी करके आप इन्हें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा आबादी है ही नहीं, तो अमेरिका को इतना मुश्किल होने नहीं लगा। तो इसलिए जो है वो अमेरिका हर तरह से, भाई अगर आप पैसे लेके आते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं वैसे ही कब्जा कर लूंगा आपके ऊपर, चाहे आप डेनमार्क के पास रहें, ठीक है, या चाहे जो है वो आप अमेरिका के पास रहें। तो अमेरिका अपना खींच रहा है इस टाइम पे, और डेनमार्क जो है वो अपना खींच रहा है ग्रीनलैंड को कि भाई मेरी साइड पे आ जाओ। तो अमेरिका अपनी लालचें दे रहा है, तो ये दोनों मामला जो है वो इस टाइम पे चल रहे हैं। अब यहां पे ये तो कहानी है ग्रीनलैंड की। अब इसको अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो जो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है वो बहुत खतरनाक है। और वो डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? नेटो के ऊपर आएगा। ठीक है, आपको पता है जो नेटो है बेसिकली किस लिए बनाई गई थी? वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो है इसको बनाया गया था एक मुश्तरका अलायंस के तौर पे, डिफेंस अलायंस के तौर पे, कि इसका जो आर्टिकल 5 है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि भाई नेटो के जितने भी कंट्रीज हैं, अगर उनमें से किसी एक पे भी अटैक होगा तो सब उसको अपने पे हमला कंसिडर करेंगे और आगे से रिस्पांस जनरेट करेंगे। ठीक है, और अभी तक इसी वजह से जो है वो सेफ भी थे, उन्होंने तरक्की भी की, क्योंकि उन्होंने अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भाई उनको कुछ कह सके कि भाई एक पे हमला करना है तो सब पे करना है। सो पूरा यूरोप जो है आप देखें इसका हिस्सा है, ठीक है, और अमेरिका जो है वो इसका हिस्सा है। लेकिन जो मेन पिलर था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये हुआ, तो यूरोप तो वैसे ही टूट फूट का शिकार था। 1945 के बाद अगर आप देखें तो यूरोप के पास कुछ भी नहीं था, तो अमेरिका ने जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी, और अब भी सबसे ज्यादा जो है वो अमेरिका की
नेटो के अंदर स्पेंडिंग्स हैं। अब यहां पे क्राइसिस क्या जो है वो पैदा हो रहे हैं कलेक्टिव डिफेंस के, कि अगर लेट सपोज अमेरिका इस जिद पे कायम रहता है, क्योंकि डेनमार्क नेटो का मेंबर है, ठीक है, नेटो का मेंबर है, तो अगर वो डेनमार्क से जबरदस्ती ग्रीनलैंड ले लेता है, निगोशिएशंस के थ्रू ले, ये एक अलग चीज है जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई दे दें, लेकिन जाहिर बात वो नहीं देंगे। लेकिन अगर लेट सपोज अमेरिका अटैक कर देता है ग्रीनलैंड के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीधी सी बात है, नेटो जो है वो टूट जाएगा। वो इसलिए टूटेगा कि भाई आपने ये कहा कि कोई भी इसके ऊपर अटैक करेगा तो हम मिलके जवाब देंगे। तो जब नेटो का ही एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक करेगा तो उसका पर्पस नहीं रहता, तो वो अल्टीमेटली जो है वो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। यूरोप एक साइड पे हो जाएगा और अमेरिका जो है वो दूसरी साइड पे खड़ा हो जाएगा। वो कि ऐसा नहीं है कि यूरोप जो है वो डिफेंड कर लेगा ग्रीनलैंड को, ये बहुत मुश्किल है। अमेरिका अमेरिका है, जाहिर बात है, उसका मुकाबला करना इतना आसान फिलहाल यूरोप के लिए नहीं है, और ना ही वो चाहेगा कि वो इस तरह की किसी वॉर में अमेरिका की साइड पे जाए। सो बेसिकली नेटो जो है, आप ये कह सकते हैं डेनमार्क उसका मेंबर है, तो फिर यहाँ पे ये जो है वो आमने सामने खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो नेटो का पैराडॉक्स पैदा होगा, ये बड़ा खतरनाक है। और नेटो जो है उसमें दरारें ऑलरेडी पड़ना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि पहली बार फर्स्ट टाइम फ्रांस ने अपना जो बहरी बेड़ा है या जो पूरा उसकी नेवी है उसको वहां पे डिप्लॉय किया है, ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय किया है। सो किसके अगेंस्ट में डिप्लॉय किया? अमेरिका के अगेंस्ट में। तो पिछले 75-80 साल में ऐसा नहीं हुआ कि ये जो यूरोपियंस हैं ये अमेरिका के सामने खड़े हो गए हों जैसे अब ये खड़े हो रहे हैं, ठीक है। सो यूरोप वाले ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हम रेडी हैं, अगर आप करेंगे तो हम आगे से रिस्पांस करेंगे। यूरोप सारा मिल के रिस्पांस करेगा। इसका मतलब अमेरिका एग्जिट हो जाएगा नेटो से और बाकी कंट्रीज वैसे ही नेटो का हिस्सा या इनका अपना यूरोपियन अलायंस होगा और ये आगे से रिस्पांस जनरेट करेंगे। तो ये बताना चाह रहे हैं इसमें। तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो हालात खराब होंगे और एक पूरा वर्ल्ड डायमेंशन जो है वो चेंज होगी। अब जियोपॉलिटिकल consequences क्या हो सकते हैं, कि जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है वो क्या हो सकती है। देखिए ये तो इसका एक असर है कि भाई नेटो टूटेगा, लेकिन नेटो टूटने का असर भी बहुत बड़ा होगा। जो रूल बेस्ड ऑर्डर जिसको ये शोर कर रहे हैं, ठीक है, एक तो वो भी टूटेगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा जो है किसको होगा जी? रशिया को होगा, ठीक है, क्योंकि रशिया इस टाइम पे जो यूक्रेन के ऊपर हमला किए हुए है वो एक ही बात को बार बार कह रहा है, कहते हैं भाई मैं, वो जस्टिफाई कैसे करते हैं इस अटैक को कि देखो अगर मैं यूक्रेन पे हमला ना करता तो यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता, सो मेरे बॉर्डर के साथ आ जाता, मेरी सिक्योरिटी को थ्रेट था। अब यही अमेरिका कह रहा है भाई देखो अगर मैं ग्रीनलैंड पे हमला ना करूं या ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा ना बनाऊं तो यहां पे जो है वो क्या आ जाएगा? यहां पे रशिया आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? अपोजिट नैरेटिव यूज हो रहा है यहां पे। रशिया ने यहां अमेरिका या नेटो के थ्रेट की वजह से यूक्रेन पे हमला कर दिया, जबकि दूसरी साइड पे अमेरिका अब यहां पे ग्रीनलैंड को हासिल करना चाह रहा है रशिया के थ्रेट की वजह से, जस्टिफाई करने के लिए कि देखो इसलिए जरूरी था। सो इसका मतलब है कि अब रशिया को तो खुली छूट होगी कि जो मैंने किया वो ठीक किया। समझ रहे हैं ना? सो वो इस वॉर को मजीद आगे लेके जाएगा और रशिया को रोकने वाला कोई नहीं होगा, मजीद हालात जो है वो खराब होंगे। तो इस तरह से जो है ये मजीद तकसीम जो है पैदा हो सकती है, इस टाइप पे एक्सपर्ट्स का यही कहना है। अच्छा, अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए अमेरिका हमेशा बात करता है रूल बेस्ड ऑर्डर की, ठीक है, कि हम रूल बेस्ड ऑर्डर, वो रियलिज्म को और आइडियलिज्म को साथ लेके चलता है या लिबरलिज्म को साथ लेके चलता है। एक साइड से वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की, डेमोक्रेसी की, रूल ऑफ लॉ की, ठीक है, और वो कहता है भाई रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। पूरी दुनिया के लिए वो कह रहे हैं रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन आज वो जो है वो खुद क्या कर रहा है जी? वो फोर्सफुली एक्विजिशन करना चाह रहा है किसकी? ग्रीनलैंड की। सो इसका मतलब वो खुद रूल बेस्ड ऑर्डर को नहीं मान रहा इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और यही वो क्लेम करता आया है कि भाई मेरी रशिया के साथ ये जंग है कि वो रूल बेस्ड ऑर्डर को नहीं मानता। सो जब एक साइड से रशिया भी नहीं मानेगा, वो पहले से नहीं मान रहा, अब अमेरिका भी नहीं मानेगा अगर वो फोर्सफुली इसको एक्वायर करेगा, तो इसका नतीजा क्या होगा कि दुनिया क्यों इसको मानेगी भाई कि हम रूल बेस्ड ऑर्डर को माने? तो जिसका जिस पे दिल करेगा वो अटैक करेगा। समझ रहे हैं ना? चाहे इंडिया पाकिस्तान पे करे, पाकिस्तान इंडिया पे करे, चाइना ताइवान पे करे, जो जिस पे मर्जी या करे। तो जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया के अंदर इस टाइम पे, समझ गया ना, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट सामने उभर के आ जाएंगे कि उन्हें अगर कोई पावर रोक रही थी, चाहे वो यूएन था या चाहे वो अमेरिका था, कि भाई आप ना ऐसा करें वरना पूरी दुनिया के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, या जो भी मुल्क इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो अमेरिका जब खुद इन्वॉल्व होगा तो किसके ऊपर सैंक्शंस लगाएगा, क्या करेगा? तो इस तरह से जो है ये दोबारा से जो है वो दो बैलों की जो मुकाबला है उसके बीच में जाहिर बात है गेहूं ही पिसेगी। यानी एक साइड पे रशिया, एक साइड पे अमेरिका, और ये क्या कह रहे हैं भाई कि हम फोर्सफुली जो है वो चीजों को एक्वायर करेंगे। तो पीछे दुनिया भी उसके लिए भी ओपन हैंड होगा कि वो भी जैसे चाहे इसको मैनेज करें, जिस मुल्क पे चाहे अटैक करें। अब इस टाइम पे अगर हम मोबिलाइजेशन की बात करते हैं कि ग्रीनलैंड को कैसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, इस टाइम पे जो है वो यूरोप ये कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये
कुछ चीजें सरेआम है और कुछ जो है फिलहाल कॉन्फिडेंशियल हैं। कुछ चीजों को कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये है कि वो यूरोपियंस जो है वो आपस में अपनी सिक्योरिटी को अरेंजमेंट कर रहे हैं और फिलहाल वो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को इन मामलात का ना पता चले। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रांस ने न्यूक्लियर सबमरीन यहां पे डिप्लॉय की है फिलहाल, और ये कहा जा रहा है भाई यूरोप जो है वो अंदर ही अंदर तैयारी कर रहा है अमेरिका के साथ जंग की। वो करता है नहीं करता, ये उसकी फिजिबिलिटी होगी या नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट अगर करनी पड़ जाए तो वो उसके लिए तैयार हो रहा है कि भाई अगर मुझे किसी भी टाइम पे ग्रीनलैंड को सेव करना पड़ेगा यूरोप को, तो जाहिर बात है यहाँ पे ये सारे के सारे पहुंचेंगे इसे डिफेंड करने के लिए। तो यहाँ पे एक नई वॉर स्टार्ट हो सकती है कि अमेरिका जो है वो अपने ही इत्तेहादियों के खिलाफ जंग में खड़ा हो जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले साल से जो टैरिफ की वॉर है और ये जो मामलात लगे हुए हैं, उससे ये अंदाजा हो रहा है कि भाई जो यूरोप है उसको अंदाजा हो गया कि उसने जो सारी की सारी डिपेंडेंसी थी उसकी अमेरिका के डिफेंस के ऊपर, वो ठीक नहीं थी। इसलिए वो अपने मामलात को खुद जो है देखना चाह रहे हैं। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं जी, ये खुद से कोशिश कर रहे हैं कि अब अपने डिफेंस को स्ट्रांग किया जाए और अमेरिका के सामने खड़ा किया जाए। अच्छा, अब अगर हम सिविल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इस टाइम पे अल्टीमेटली जैसे आज मैंने आपको बताया कि 17 जनवरी को जो है वो बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की है कि भाई आप हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते या हम आपकी साइड पे नहीं जाएंगे, आप एक्वायर नहीं कर सकते। सो इसका मतलब ये है कि पब्लिक सपोर्ट जो है वो फिलहाल अमेरिका को नहीं मिल रही। तो ये अमेरिका के लिए एक परेशानी की बात जरूर है कि भाई वो जिस मुल्क पे हमला कर रहा है या जहां पे वो हुकूमत बनाना चाहता है वहां पे उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रही, तो वो कैसे करेगा। सो ये एक टफ डिसीजन होगा कि अगर वो हमला करता है और वहां के लोग उसे सपोर्ट नहीं करते तो वो कैसे मैनेज करेगा, लॉन्ग टर्म में हुकूमत कैसे चलेगी। तो ये उसके लिए एक प्रॉब्लम फिलहाल बना हुआ है जिसके ऊपर जो है वो फिलहाल कुछ ना कुछ सोच रहा होगा कि क्या किया जाए, पैसे दिए जाएं, फंडिंग की जाए, क्या किया जाए मजीद। और अगर अमेरिका की बात करते हैं तो ट्रंप तो वो क्लियर है, लेकिन इस टाइम पे जो अमेरिका है उसके अंदर भी तकसीम मौजूद है। अमेरिकन ये नहीं चाहते, या अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो भी फुली ये नहीं चाह रही कि इसको एक्वायर किया जाए, ठीक है, और अपने ही इत्तेहादियों के साथ बिगाड़ा जाए, वो ऐसा नहीं चाह रहे, लेकिन कुछ चाह भी रहे हैं। जो बयानात आप देख रहे हैं तो हुकूमत जो है उसके अंदर भी इस टाइम पे तकसीम मौजूद है, इस टाइम पे अमेरिका के अंदर भी तकसीम मौजूद है कि भाई आप ऐसा ना करें, ठीक है, अपने इत्तेहादियों को दूर न लेके जाएं, इससे हमें लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो नुकसान होगा, हमारी कमजोर होंगे, जाहिर बात है वो। अब फ्यूचर ट्रेजेक्टरीज क्या हो सकती हैं, तीन पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं डेनमार्क को लेके अमेरिका के। सिनेरियो वन क्या हो सकता है कि ये इसी तरह से मामला चलते रहें, ठीक है, और अमेरिका जो है वो तंग करता रहे कि भाई किसी तरह से जो है वो ग्रीनलैंड के अंदर पैसे दे के या कुछ भी करके हालात आहिस्ता 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 अपने फेवर में लेके आए और मामला यूं ही चलते रहे, जिसकी पॉसिबिलिटी फिलहाल तो है, आगे के लिए नहीं है। सिनेरियो बी क्या हो सकता है कि भाई अमेरिका जो है वो अटैक कर दे, ठीक है, ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश करे और नतीजे के तौर पे नेटो जो है वो तकसीम हो जाए, ठीक है, नेटो जो है वो तकसीम हो जाए और अमेरिका जो है उसको भी फ्री हैंड मिल जाए, रशिया को मिल जाए और बाकी मालिक को भी फ्री हैंड मिल जाए उसके बाद। और सिनेरियो तीन क्या हो सकता है या सी क्या हो सकता है कि भाई ये जो मामला फिलहाल चल रहे हैं ये इसी तरह चलते रहे, उसको उसके लिए क्या, यूं चलने के लिए क्या जरूरी है कि यूरोप जो है वो यहाँ पे अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर दे और अमेरिका को ये थ्रेट दे कि अगर तुमने अटैक किया तो हमारे साथ वॉर है। क्योंकि अमेरिका शायद ये कभी नहीं चाहेगा कि भाई पूरे यूरोप के साथ वो वॉर मोल ले ले, क्योंकि उसको भी तो यहाँ पे अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करनी है, इनके साथ चलना है, तो वो अकेला कैसे रहेगा। और पब्लिक का प्रेशर भी उसे ये इस बात पे कभी नहीं जाने देगा कि भाई अमेरिकन पब्लिक जो है वो नहीं चाहेगी कि ट्रंप जो है पूरे यूरोपियंस के साथ वॉर को जो है वो मोल ले, समझ रहे हैं। सो इसलिए जो है ये चीज फिर एक मामलात को सर्दमहरी की तरफ लेके जाएगी, एक तकसीम पैदा हो सकती है फ्यूचर में जो है वो अमेरिका के बीच में और यूरोप के बीच में, लेकिन ये चीज से जो है रोक सकती है और मामलात को इसी तरह जो है वो आगे लेके जाया जा सकता है। एट दी एंड अगर हम कहते हैं जी, तो अब हम ये देख रहे हैं कि फिलहाल तो जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है वो वही है जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद 1945 के बाद जो है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों, ठीक है, तो उनके इत्तेहादियों ने ये बनाया था, जिसमें अमेरिका जो है या उसके इत्तेहादी जो है पूरा मिलके जो है डिफेंस सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम बनाया हुआ था दुनिया का। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि भाई अब क्या होगा, अब मामला डिफरेंट हो सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अगर ये वॉर नहीं भी होती, लेट सपोज अगर ग्रीनलैंड को एक्वायर नहीं भी किया जाता अमेरिका की तरफ से, लेकिन ये थ्रेट तो वो हमेशा रहेगा। सो ऐसे में क्या होगा, इन फ्यूचर जो है हम ये कह सकते हैं कि ये जो अलायंस है या ये जो वर्ल्ड ऑर्डर था ये ब्रेक डाउन होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूरोप जो है वो अपनी सिक्योरिटी जब बनाएगा आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो अमेरिका से मजीद मुसलसल दूर होता जाएगा और आने वाले टाइम में ये नेटो जो है वो तकसीम हो जाएगी, अमेरिका अपना, यूरोप अपना और बाकी दुनिया अपनी। तो मजीद दुनिया में तकसीम और मजीद अनारकी फैलेगी, मजीद अनसर्टेनिटी जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो जन्म लेगी। ये पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो ये मामलात हैं जी ग्रीनलैंड के और अमेरिका के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।